नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। ऐसे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसकी तरफ आपका ध्यान बना रहना चाहिए, क्योंकि हम सबका ध्यान है भारत की तरफ, भारत के चुनाव की तरफ। और उस ध्यान में प्रवेश करते हुए किन-किन लैंप पोस्ट को हम देखने वाले हैं, किन-किन संदर्भों के साथ हम जुड़ने वाले हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, और नई दिल्ली से डॉक्टर सुधीर विश्व। सुधीर जी, आपका मुस्कान के साथ स्वागत है। मतलब जो मुस्कुराहट है वो और अधिक बढ़ जाती है जब कोई जेल से आता है। तो पिया घर आया उस तर्ज पर जब केजरीवाल जी लौट कर आ गए बेल पर जेल से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विशेष अनुग्रह हो गया जैसे, तो वहां से हम बात शुरू करेंगे। और उसको लेकर जो चुनावी चरण है उसमें क्या कुछ फर्क आया नहीं आया, उस पर भी हम जाएंगे। पर पहले सुधीर जी, दिल्ली में आप बैठे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 दिन के लिए जेल से बाहर चले आए। बहुत जी। लोग इसको लेकर कुछ आक्रोशित हैं, कुछ प्रसन्न हैं। आपको कैसा लगा उनको बेल मिलना, सुधीर जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो जैसे मैं ये मानता हूँ कि भई बेल शुड बी द रूल और जेल शुड बी एन एक्सेप्शन, है ना? लेकिन इस केस में जो चार्जेस थे वो इतने गहन थे और इसमें जो बाकी लोग आरोपित हैं अभी तक, वो अभी तक जेल में हैं। और अगर आप संजय सिंह, एक अपवाद है, बाकी अभी तक किसी को बेल नहीं मिली। लेकिन ये बड़ा अप्रत्याशित है। आई एम पर्सनली वेरी स्टन्ड बाय द बेल, and I am more stunned by the extra, and I am using these words very responsibly. uh, I am stunned by the extraordinary activism shown by the honorable Supreme Court judge, because Kejriwal had not applied for bail. That makes it unprecedented. It is like this: I come to you for a haircut and you give me a head massage, something like I think that. that's a wonderful example. And let me see, Premji wants to express himself in Hindi or English. He is free to choose the language. But since you express it in English, I'll continue with that for now. And Premji, what he was saying also makes me wonder. On 3rd May, Honorable Supreme Court Judge himself suggested that he should apply for bail. They are saying that this case is false. But on that, they have already said that there are substantial reasons for them to consider it. So, which means, and then exact language I don't remember. What he's saying is that this is not to be treated as any statement on the merit of the case. So, what was it that you feel must have been the thought process when they say that because elections happen after 5 years and he has to go out and do the campaign as if there is no one else to do the campaign? So anyway, your take on this, Premji. धन्यवाद अशोक जी। और इधर सुधीर बिस्व जी, आप दोनों का मैं बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूँ इस विषय पर। और अशोक जी ने जो विषय सामने रखा है वो बहुत ही ज्वलंत है इन दिनों। मैं भी सुधीर जी से अपने विचारों को अलग तो नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को ये भी बताना चाहिए था कि प्रचार में क्या कहना है। अगर कोई आदमी बाहर आकर के और अपने आप को ये कहने की कोशिश करेगा कि देखिए मैं तो अपराधी था ही नहीं, मेरे ऊपर तो ईडी ने जबरदस्ती मेरे को तो पकड़ के रखा हुआ था। अगर पकड़ करके जबरदस्ती रखा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फिर 1 तारीख को वापस उन्हें वहां हाजिर होने के लिए कहा इलेक्शन के बाद? अगर इनके लिए कुछ भी ये सिद्ध नहीं होता है तो, और किसी भी अभियुक्त को अगर आप बाहर भेज देंगे ऐसे, तो सरकार के चपरासी को भी अगर कोर्ट में उसको थाने में अगर 24 घंटे बिठा दिया जाए ना, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप बताइए, इतने बड़े व्यक्ति को जो सरकार का इतना बड़ा नुमाइंदा है, उसको आपने इतनी बड़ी छूट दे दी। ये सिद्ध करता है कि पॉलिटिक्स कितना बड़ा एक हथियार है जिसको काम में लेकर के कोई आदमी किसी जगह पर भी इसका उपयोग करके और वो बाहर आ सकता है। इसमें मैं जी हाँ बोलिए। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स हथियार होने की बजाय जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम का उपयोग किया है, वो एक प्रकार से जुडिशियल सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं आपके पास वापस आऊंगा सुधीर जी। ये नॉट ओनली अनयूजुअल है,
बल्कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है जिसके परिणाम आप ऑलरेडी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से तो अमृतपाल भी नामांकन पत्र फाइल कर दिया, फिर वो भी कहेगा मुझे प्रचार करना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जबकि पहला ऐसे कभी हुआ नहीं। सबसे पहली बात तो जो डॉक्टर प्रेम ने बताया, क्योंकि मैं सरकारी पब्लिक सेक्टर में 11 साल था, मैं मैनेजर था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिटेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग से 10,000 साल मैंने जॉब किया है। ये सही बात है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इफ अ पब्लिक सर्वेंट इज अरेस्टेड फॉर 24 आवर्स ही इज डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, एंड इफ ही इज सस्पेंडेड दैट मींस ही गोज ऑन अ 50% सैलरी, सस्पेंड हो जाता है वो तुरंत। तो फॉर अ चीफ मिनिस्टर टू गो टू जेल इज समथिंग नॉट टू बी वेरी प्राउड ऑफ। ऐसा तो है नहीं कि आप अंग्रेजों भारत छोड़ो कह के अंग्रेजी शासन के खिलाफ आप जेल में गए, या आप किसी जन समर्थन आंदोलन में जेल में गए, आप एक करप्शन चार्ज में केस में गए। सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट, हम तो वकील नहीं हैं लेकिन हम पढ़ते हैं, अध्यापक भी हैं, उसको अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ो, उसने कई चीजें विरोधाभास हैं। ये भी कह दिया कि पहले ये कहा कि जो कंडीशंस है, रिलीज की कंडीशंस है, वो लोअर कोर्ट तय करेगा। उसके बाद जब जो सॉलिसिटर जनरल ने और एएसजी ने उस पर अपना केस को पुश किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस केस में अपनी भूमिका के विषय में नहीं बोलेंगे। लेकिन आप देखिए संजय सिंह को भी यही हिदायत थी, और संजय सिंह जो हिदायत थी उसकी पूरी अवहेलना करके हमेशा उसी केस पे बोल रहे हैं कि मुझे अंदर रखा, मुझे ये किया, मुझे वो किया। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो हमने इनको इंटरिम बेल दी है, इंटरिम बेल है, ये नजीर नहीं बन सकती, मतलब इट कैन नॉट बी कोटेड बाय अदर पीपल। हाउ इज इट पॉसिबल? सी, एवरी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम्स ए नजीर। किसी चीज को नजीर बनाते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल। हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट से दैट दिस कैन नॉट बी कोटेड एंड दिस judgment cannot be used in any other judgment? Now I am asking you a question. Mr. Soren of Jharkhand, he is in jail. Is he not the star pracharak? Is he not the number one leader of his party, Jharkhand Mukti Morcha? So I think he should be immediately bailed out so that he can participate in democracy. और देश में तो पिछले 5 साल में 100 चुनाव हुए हैं, तो फिर तो कोई राजनेता जेल जाएगा ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक जनमानस को, जो मैंने जितने लोगों से बात की है, हमें केजरीवाल से हम ये नहीं कहते इस अपराध में लिप्त है, वी आर नॉट जजेस, इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव टू द जुडिशरी एंड द जुडिशरी विल डिसाइड। बट टू रिलीज ए चीफ मिनिस्टर ऑन इंटरिम बेल just so that he can participate in the election campaign. Campaigning in election is not a fundamental right for an accused person. Absolutely. और मैं ये जी इसके साथ साथ उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए प्रेम जी, कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर में नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। साइन तो वो वैसे भी नहीं करते हैं, और नॉर्मली ये भी है कि वो कोई एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। तो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या कोई व्यवस्था है कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फोन पर किसी से बात करेंगे, तो उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग का तो ऐसा सिस्टम रहा नहीं गया। और दूसरा, जैसे सुधीर जी कह रहे थे, वो जाहिर है कि अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने ऐसा कह के छोड़ा नहीं है उनको। इसके साथ साथ मुझे आपके साथ अपने दर्शकों को ये याद दिलाना है कि उन्होंने कुछ 130-140 मोबाइल फोन, आईफोन तोड़े या उनके सिम को फेंका वगैरह। ये बहुत उनकी ईमानदारी, कट्टर ईमानदार जो घोषणा वो करते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। कौन आम आदमी है जो इतने सारे फोन नष्ट कर देगा विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months? तो प्रेम जी, ये जुडिशियली जिस तरह भारत कार्य कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन हम उसको लेकर हम पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे तो कई लोग कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को फेवर करना चाहते थे, इस माइंड सेट से उन्होंने काम किया है वगैरह। अगेन, इस तरह का एलिगेशन आप सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लगा सकते, बट ये इन्फ्लुएंस काफी लोग लगा रहे हैं। आपका मोटा मोटी भारत की न्याय प्रणाली पर जो आम जनता का विश्वास है, उस पर इससे कितनी ठेस पहुंचती है, नहीं पहुंचती है? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो आम जनमानस है, जुडिशरी से उसका विश्वास कम ही हुआ है। जब इस तरीके के डिसीजंस आते हैं जिसमें पब्लिक डायरेक्टली अगर ये कहने लगे कि ये बायस डिसीजन है,
और आप देखिए अगर सोशल मीडिया पर कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने अपने जो है ट्विटर हैंडल पर वगैरह पर सब जगह पर लिखा भी है, आप अगर उन्हें पढ़ें तो क्या जजमेंट करते समय इन सब बातों का, जब ये कहते हैं कि पब्लिक को लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है, जब पब्लिक को लग ही नहीं रहा है कि न्याय हो रहा है, तो फिर ये कैसी न्याय प्रणाली हो गई। अब हो सकता है कि हमारे कुछ लॉज, जो कानून ऐसे हैं जिसके अंदर इस तरीके की पोल है, जिसका उपयोग जो है वो कर लिया जाता है ऐसे अवसरों पर। अब आप इसको गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, वो ये कहेंगे कि देखिए कानून में ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मुझे आश्चर्य कानून में ये भी नहीं लिखा है कभी भी कि कोई आदमी प्रधान जज मुख्यमंत्री होते हुए जेल में, और वो कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। मतलब कितना विरोधाभास है कि सरकार जेल से कैसे चलाई जा सकती है। बहुत सारे प्रश्न हैं और उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं सुधीर जो अनउत्तरित हैं या वो ओपन एंडेड थ्रेड की तरफ है। पर फिलहाल मैं इम्प्लीकेशंस की बात करता हूँ, और मोटा मोटी इम्प्लीकेशन केजरीवाल जी के जेल से बाहर आके अपनी बातें कहने का, एक तो ये हुआ कि उन्होंने आरोप लगाने में जिस चुस्ती से अपना वक्तव्य गढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी को, बड़े बड़े नेताओं को उनको रेस्पॉन्ड करना पड़ा। मोटा मोटी ये हुआ कि जो लाइमलाइट, थोड़ी बहुत स्पेस मीडिया में राहुल गांधी को मिल रही थी, वो थोड़ी कम हो गई। केजरीवाल जी आगे आ गए। तो एक, मैं अगर यूं कहूँ कि जो ये इलेक्शन प्रजातांत्रिक महोत्सव है उसमें, यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब केजरीवाल सबसे पहले अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, ये 75 साल का इनका खुद का नियम है और उसके बाद में ये खुद भी जो है प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। यहाँ क्या गारंटी है कि इनको सजा हो जाएगी, बाद में ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं? और किस बात पर कर रहे हैं ये, मेरे तो ये समझ में नहीं आई कि किस, जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इनके प्रचार का क्या मूल्य रह गया। देखिए, अब आप अपने प्रश्नों को थोड़ा साइड रख लीजिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सीधा राजनीति में जा रहे हैं। पर मेरा भी एक विचार आया सूरी, उसको जोड़ते हुए बात कहने की है ना, तो केजरीवाल जी के तो बहुत सारे वीडियोस तैर रहे हैं सोशल मीडिया में। बहुत में तो वो कसम खा रहे हैं अपने बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये कसम खा रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा। तो कहने में और करने में, राजनीतिक गलियारे में क्या अंतर होता है, इसके बारे में उनसे बेहतर कौन जानता है। पर अब ये आते हैं हम कि आप अभी जो स्थिति देख रहे हैं, हम केजरीवाल जी को अलग रखते हुए, हम में से बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि श्योर शॉट है बीजेपी तो जीतने वाली है, आएगा तो मोदी ही, तो काफी कॉमन है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या स्थिति अभी ग्राउंड लेवल पर चौथा चरण होने के साथ में दिखाई दे रही है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। देख अशोक जी, जैसे आप यूएस में आप जानते हैं कि वोटर्स तो ऑलरेडी कमिटेड होते हैं, कुछ फेंस सिटर्स होते हैं। लेकिन अभी तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव यह है कि देखिए, मैं क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बिना रिसर्च के बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, छात्रों से, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनसे बात करता हूँ। मैं सोनीपत गया था, सोनीपत में तमाम बस स्टैंड में कई लोगों से मैंने बात की, पल्स ऑफ द नेशन जानने की कोशिश की। आपको पता है इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था, तो उसमें भी ये बात तय थी कि बीजेपी को इस बार पिछली बार से ज्यादा 303 सीटें थी, 320-25 का पास आंकड़ा था। जो वोटर है ना, उसने मन बना चुका है भाई। जैसे अगर मैं समझता हूं कि केजरीवाल देवता हैं, तो मैं उनको देवता ही मानूंगा, उनके अंदर रहने पे भी देवता मानूंगा, बाहर आने पे भी देवता मानूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये हो गया, उनके बाहर आने से बीजेपी का जो काडर था, जो कि अभी आश्वस्त घूम रहा था कि हम सारी 7 सीटें जीत जाएंगे, अब वो एक्टिवेट ज्यादा हो गया है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा बीजेपी काडर जो है, बीजेपी बहुत कमिटेड काडर है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा आश्वस्त हो गया था, खासकर दिल्ली में। अब वो भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया है। दूसरी नंबर की बात है, अभी तक केजरीवाल जी का कैंपेन क्या था, जेल का जवाब वोट से। तो अब जेल में तो नहीं हूं, अब उनकी थीम क्या रहेगी? अब उनकी थीम जो बन रही है वो ये कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जेल ना जाऊं, तो आप मुझे जिता दीजिए, 4 तारीख को इंडी गठबंधन को जिता दीजिए। सबसे बड़ी रिपरकशन क्या, अभी तक आप देख रहे थे, कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं, वो दोनों बिल्कुल
अलग थलग पड़ गए कांग्रेस पार्टी के अरविंद सिंह लवली, जो कि उनके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद जिस आदमी को बनाया, शायद यादव हैं, अशोक यादव, जो कि अगेंस्ट थे इस अलायंस के। बेसिक कांग्रेस वर्कर जो है वो दुखी है कि आम आदमी पार्टी के साथ, जिसने शीला दीक्षित का इतना अपमान किया था, उसके साथ हम कैसे चले गए। तो वैसे भी दोनों के अंदर कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों की वोट्स ऐड होंगी। वैसे भी दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिशत कितना, 10% वोट शेयर से कम वोट शेयर उनका रह गया था। तो पॉलिटिकली केजरीवाल के रिहा होने से उनके कैंपेन को बूस्ट नहीं मिला, कोई बूस्ट नहीं मिला। बल्कि मैं समझता हूं अब अपोजिशन की जो क्वेश्चंस है उसकी धार तेज, पीपल विल आस्क हिम मोर प्रेसिंग क्वेश्चंस। और उसके बाद देखिए एक किस्म से एक छोटा मोटा उपद्रव हो गया है, जो पर्सनली मैंने फील किया। केजरीवाल जेल से बाहर इसलिए आना चाहते थे कि उनकी पार्टी कोई जो उनका नंबर 2 या नंबर 3, किसी को जो भी जिनको नेता समझ रहे थे, वो उसको हाईजैक ना कर ले। अब देखिए उन्होंने आनंद फानन में अपनी पत्नी को ही फर्स्ट, अगर वो अंदर रहते तो फर्स्ट स्टार प्रचारक अपनी पत्नी को घोषित किया, संजय सिंह को नहीं किया। या जो और जो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज है, उनको नहीं किया, या आतिशी मारलेना को नहीं किया, या गोपाल राय, जो कि मैं समझता हूं केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा जिनका जनाधार है गोपाल राय का है दिल्ली में, उनको नहीं किया। तो पार्टी अंदर से हिली हुई है, मेरा अपना ये मानना है जी। तो बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं कंक्लूडिंग आप करें, उसके साथ ये जानना चाहता हूं कि आपको अभी भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने तो 400 पार कहा, हालांकि बहुत सारे लोग उसको ठीक नहीं मान रहे थे, आप क्या मानते हैं कहां आंकड़ा जाता है बीजेपी का? मैं थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव आदमी हूं। मैं कंजर्वेटिव, मैं एक बहुत ज्यादा हाइपर बोले, उसमें बहुत ज्यादा अतिशोक्ति में विश्वास नहीं। मेरे ख्याल से पिछले आंकड़े से आगे आएंगे, जैसे पिछले 303 मिली थी, उससे बेहतर स्थिति में होगी। कुछ जगह सीटें कम हो सकती हैं, जैसे बिहार में थोड़ी सी कम हो जाएंगी या महाराष्ट्र में कम हो जाएंगी, पर ऐसा मेरा मानना है कि उड़ीसा में और बंगाल में सीटें काफी बढ़ेंगी। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में भी सीटें काफी बढ़ेंगी। चलिए, कांग्रेस को थोड़ा सा देखा जाए, और राहुल गांधी जी का जो अमेठी के स्थान पर रायबरेली में चुनाव लड़ना, उसका भी प्रभाव पड़ा है। और राहुल गांधी के वक्तव्य शालीनता की सीमा रेखा को पार करते हुए भी कई आए हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। वो किस प्रकार तू तड़ाक जैसे प्रधानमंत्री को संबोधन करते हुए, और वो टांगे कांप जाती हैं, वो झूठ बोलने लग जाता है, अब की नहीं बच पाएगा। फिर वो जैसे एक सीनियर सिटीजन ने हमसे कहा, वो कांग्रेस के वोटर हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मोदी भाग गया, उन्होंने ये बोलना चाहिए कि मोदी जी भाग गए। हाँ, मैं वही कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब वो जो कमलनाथ जी, जो कि इतने उनसे सीनियर, उनके पिताजी के दोस्त थे, जब उसको कमल कह सकते हैं, तो वो अंकल सैम जो उनके हैं, जो हुआ तो हुआ वाले, वो उनकी शैली पे ज्यादा चलते हैं। तो ये इनको समझ नहीं आता कि लोगों को क्या चीज पसंद आती है। अभी भारत अभी अमेरिका नहीं हुआ है कि आप अपने से ढूंढने। मैं और प्रेम जी समवयस्क है, लेकिन मैं उनको पहली मीटिंग में प्रेम नहीं कह सकता, मैं उनको प्रेम जी कहूंगा या डॉक्टर साहब कहूंगा, वो भी मुझे सुधीर जी कहेंगे। हम लोग इतने ज्यादा, हमारी अपनी मर्यादा है भाई। तो मर्यादाओं का पालन करने की बात को लेते हुए जो चुनावी मंच हैं, वहां पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग बार बार हम देख रहे हैं, उसको भी अपने साथ रखते हुए प्रेम जी, कांग्रेस की नौका डूबी ऐसा कई लोग मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो नेता छोड़ के जा रहे हैं। फिर बचा कुचा कार्य जो है वो, एक तो सैम पित्रोदा जी के 2-3 वक्तव्य उन्होंने कर दिया, वो इनहेरिटेंस वाला रेफरेंस आया था। फिर अभी काफी समय से लोग प्रतीक्षारत थे कि मणिशंकर अय्यर कुछ बोले नहीं, तो उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें वो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, ऐसा कह रहे हैं। उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ बोले हैं। अब इस बात को लेके मैं वहां जाता हूं कि जो चुनावी मुद्दों में अगर ये मुद्दा माना जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का, उस दृष्टि से, और राष्ट्रीयता के भाव का, उस दृष्टि से आप अगर कांग्रेस और बीजेपी को तुलनात्मक रूप से देखते हैं, तो मतदाता किसकी तरफ अधिक खींचता दिखता है आपको? देखिए अशोक जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति सुरक्षित महसूस कहाँ करता है एक खास तबके को छोड़ करके, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो और चाहे वो किसी और तरीके की सिक्योरिटी हो। जो सुरक्षा का भाव है, जो माँ की गोद के अंदर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है,
वो सुरक्षा का भाव तो मोदी जी के साथ में ही रहता है, किसी और के साथ में आता नहीं है, चाहे वो वित्तीय सुरक्षा हो और चाहे वो डिफेंस लेवल की सुरक्षा हो और चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न। और दरअसल मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे भस्मासुर हैं जो अपने को ही डुबोने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। और उसके अंदर मुख्य वक्ता भी उनका ऐसा ही है जो कि खुद ही कांग्रेस की नैया को डुबोने में लगा हुआ है। तो आप बताइए कि ऐसे में कोई कैसे उनको बचा सकता है, या ऐसी असुरक्षित नाव में कौन बैठेगा? तो पब्लिक को इस बात का पता है कि हमें हमें सुरक्षा कहाँ मिलेगी, और हमें वित्तीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, ये सारे के सारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो तो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, वहां पर बीजेपी ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो असुरक्षा का भाव जो जनता के अंदर जो पैदा होता है, वो उसमें सुरक्षा का भाव अगर आएगा तो वो बीजेपी के फेवर में आने से ही आएगा, ऐसा मतदाता को तो सोचना होता है और वो सोच रहे होते हैं। सुजीत जी, इस बात को लेते, और जैसे इन्होंने कहा एक तबके के, वहां से लेके मैं जिस तरह से खुलकर ये जो संदर्भ है उसको आप चाहे मुसलमान के साथ जो कट्टरपंथी मुसलमानों के बातों को लेते हुए या कांग्रेस का प्रो मुस्लिम होने वाली बात को लेके, जैसे प्रधानमंत्री ने जो वो इनहेरिटेंस वाला है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का रेफरेंस आया था, उन्होंने कहा कि ये आपके यहाँ एक्सरे करेंगे और लेके उनको दे देंगे जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं वगैरह। तो इस तरह खुलकर बात मंच जो राजनीतिक है वहां से शायद नहीं होती होगी। आपको कई कांग्रेस के नेताओं से शायद सुनने को मिली होंगी ऐसी बातें, पर इस तरह से खुल के जैसे प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं वैसा मुझे लगता है पहले नहीं रहा। इस बात को लेके भी कई लोग, जैसे मैं बात कर रहा था, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से, हालांकि सबका साथ सबका विकास इत्यादि बातें तो अपने स्थान पर है और सारी नीतियां ऐसी हैं वो सबके लिए लाभ वाली हैं, तो ये वाला जो एंगल है इसके पीछे भी मुझे लगता है कोई चुनावी रणनीति भी काम कर रही है। या तो बीजेपी ये चाहती कि उनका जो कंपैरेटिवली शॉर्ट बहुसंख्यक वोटर है वो अपने को अधिक अपनापन उसका बीजेपी से जाए नहीं वगैरह। आप क्या देखते हैं इस मुद्दे के बारे में? मैं इसको ना थोड़ा अलग दृष्टि से देखता हूँ। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री है ना, वो एक बड़े महान आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, वो मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, ये बात मैं हर मंच से बोलता हूँ। और देखिए, मुझे क्षमा करें, मैंने ये नहीं कहा कि आपने भी नहीं बोला, नहीं आप ठीक है, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री, आप उनके गुजरात में उनके पर्सनल संबंध जो मुस्लिम, ही इज नॉट इट। और मैं एक और बात बताऊं, जो मुस्लिम लोग हैं बड़े प्यारे लोग हैं। ये मुसलमान जो हमारे देश के हैं ना, इन्होंने नहीं मांगा रिजर्वेशन, ये अपने को हायर कास्ट ही मानते हैं। ये पॉलिटिशियन जो हैं वो उनको उकसाते हैं। मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमें क्यों चाहिए रिजर्वेशन, चलो हम नौकरी पर नहीं, हमारा हुनर है, हमारे गैरेजेस हैं, हमारी वर्कशॉप्स हैं, है ना, हम ब्रास का काम करते हैं। ये नैरेटिव किसने बनाया? ये एक्चुअली हमें देखना चाहिए। ये कांग्रेस वाले ना अपने आप ही नैरेटिव क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वो मुस्लिम रिजर्वेशन की, मुझे आज तक कोई मुस्लिम अपना मित्र नहीं दिखा या ऐसे जिसने कहा हमें रिजर्वेशन चाहिए। ये एक चीज छोड़ते हैं, फिर ये चीज छोड़ते हैं, और आपको पता है रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशंस अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बेस पे बड़े नजीर जैसे उनके इसमें डिसीजंस आ चुके हैं कि रिजर्वेशंस नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया था कि सिख, बुद्ध और हिंदू धर्म में ही जातियों का वर्णन है और सिर्फ उसमें रिलीजन मिलेगा। उसके बाद फिर ये कांग्रेस उसको घुसाती है। कांग्रेस के अंदर कॉम्पिटिशन है। कांग्रेस का कंपटीशन किससे है? आप देखिए, पश्चिम बंगाल में उनका कंपटीशन ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट को लेके है। आंध्र प्रदेश में, किसी भी, केरला में उनका कम्युनिस्ट के साथ तनाव जो है वो मुस्लिम वोट को लेके है। आप देखना, उनका जो अखिलेश यादव को बहुत नुकसान देगी कांग्रेस, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूंसी खा रही है, वो जो उनकी मोहम्मदन कंस्टिट्यूंसी है, मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी है। और जो मुस्लिम है ना, वो अपने को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बॉक्स नहीं करना चाहता। ये नैरेटिव बहुत साल से कांग्रेस पार्टी चला रही है, और इसका प्रत्युत्तर देखिए। अब आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, मिनट में आज दिल्ली के अंदर आज सिर्फ एक ही बात हो रही है, क्या स्वाति मालीवाल को मैन हैंडल किया अरविंद केजरीवाल के कहने में। आपको पता है, स्वाति राज्यसभा मेंबर है और बड़ी धाकड़ नेता है, महिला नेता है।
और उनकी पिटाई हो गई आज। और महिला आयोग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग के, और उनको शी वाज मैन हैंडल। 2 बार उन्होंने पीसीआर में कॉल की। तो मैं कहना चाहता हूँ मिनट मिनट में नैरेटिव चेंज होते हैं। बीजेपी बहुत कॉम्पिटिटिव पार्टी है, वो किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ तो है नहीं। बीजेपी पावर में रहना चाहती है। आरएसएस एनजीओ है, बीजेपी एनजीओ नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ध्येय है चुनाव जीतना। वो फिर ऐसे मुद्दे कैसे जाने देगी? अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी मार्केट में कमजोर पड़ गया साबुन में, तो वहां गोदरेज सोप्स उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा। ये कॉमर्स हो गया। मैं हमारे पास कम समय है इस हिसाब से भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रारंभ में बात करते थे, या मतलब अभी भी बात करते हैं, तो समझिए 1 घंटा, और उन्होंने जितनी अधिक रैलियां में संबोधन किया है, व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क उनका रहा है, वैसा शायद किसी और नेता का या विपक्ष नेताओं का तो नहीं रहा है। प्लस उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए 1-1 घंटे में। कई बातें नई नई कहते हैं। उनका मास्टर कम्युनिकेटर है, जैसे आप भी कह रहे थे, उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। जब हम विपक्ष की तरफ से देखते हैं प्रेम जी, तो बार बार हमको ऐसा लगता है कि अपना विजन ठीक से कन्वे करने के बजाय उनका बंदूक की नली इस बात पर रही, जब प्रधानमंत्री वापस आ जाएंगे अगर मोदी जी, तो तानाशाह बन जाएंगे। एक तो ये नैरेटिव, और ये नैरेटिव मतदाता क्या इसको बाय कर रहा है? मतलब इससे लोग सोचते हैं कि वो डिक्टेटर बन जाएंगे, जिसके काट भी वो बार बार करते रहे। पर मोटा मोटी आप दोनों के विचार में जानना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई मेजर बात है जिसको लेके कि विपक्षी दल मिलजुल कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो? तो क्या एक मुद्दा आपको लगता है उनका? देखिए अशोक, तो जैसे अगर ये कहा गया है कि वो कहते हैं कि तानाशाह का इसमें सीधा अर्थ वो ये लगा रहे हैं कि जिसके पास पावर है वो तानाशाह है। और अगर मोदी जी के पास में पावर आ जाता है तो वो कहते हैं जिसके पास पावर होता है वो जो चाहे सो कर सकता है। अब मोदी जी इसका जवाब ये देते हैं कि हमारे पास पावर तो शुरू से था, लेकिन हमने तो तानाशाही दिखाई नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और आगे भी क्यों करेंगे जब, और जो मैनिफेस्टो में लिखा है वही तो कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो बड़ा परिवर्तन लेकर के आए, उसके जवाब में मोदी जी को प्रत्युत्तर में ये सब बातें कहनी पड़ी। समय कम है प्रेमी, क्षमा चाहता हूँ। सुधीर जी, आप बताएं कि मेजर क्या है यूएसपी विपक्षी दलों की जिसको लेकर वो कहेंगे हमको वोट दो? नहीं, यूएसपी उनकी ये है कि मोदी हटाओ, और हमें वोट क्यों दो? वो ये कहते हैं कि मोदी तानाशाह हैं। भाई देखो, तानाशाह इस देश में तानाशाही हो ही नहीं सकती। उसका बड़ा सिंपल कारण है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इतनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी, बताइए, अगेंस्ट सो मेनी सॉलिड आर्गुमेंट्स। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इससे ज्यादा क्या होगी? और जहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वहां पे मुझे बताइए तानाशाह कोई कैसे हो सकता है? और तानाशाह कैसे होगा? इसमें एक डेमोक्रेसी है ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शंस होते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जो अब समापन कर रहा हूँ उसको तानाशाही न कहा जाए, समय का सम्मान कहा जाए। और इसमें मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ, हमारे इस शो में किसी ने कहा था कि अगर वो तानाशाह होते तो राहुल गांधी ऐसा कैसे कह सकता है कि उनकी टांगें कांप जाती हैं, आंख में नहीं मिला। तो तानाशाह के गुण तो ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। तो उनको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो डरपोक है कि तानाशाह। एक तो उनका ये प्रश्न था। और दूसरा, अभिव्यक्ति की तो भयंकर स्वतंत्रता है, तभी ये बातें जो केजरीवाल बाहर आके कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर तानाशाही का कुछ, मुझे लगता है सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ जो लेफ्ट लीनिंग समझिए, क्या कहते हैं उसको, मीडिया क्रिएटर्स हैं जैसे ध्रुव राठी वगैरह, वो बार बार ऐसे लेके आ रहे हैं। उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, पर उसका ग्राउंड पर कोई असर होता मुझे जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ लग नहीं रहा। और केजरीवाल जी को भी अगर विपक्ष समझ रहा था कि इनके आने से बीजेपी कमजोर हो जाएगी, तो आपकी बात से लगता है कि वो और अधिक एनर्जाइज हो गए हैं, तो शायद उस दिशा में बढ़े। ये चर्चा हम फिर जारी रखेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी जारी रहेंगे और भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। पूरे विश्व की निगाहें भारत के इस चुनाव प्रक्रिया पर लगी हुई हैं, और मोदी जी धुरी हैं इस चुनाव की भी, उससे भी हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सुधीर जी, बहुत सारा धन्यवाद है, दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े। और प्रेम जी, आप दक्षिण भारत से आते हैं और फिलहाल बेंगलोर से आप बात कर रहे हैं, तो उन दोनों का आभार करने के साथ साथ आप सबके प्रति धन्यवाद और मंगल कामनाएं। अनुमति दें।
नमस्कार।